आप मंदिर जाते हैं तो जब आप उनको देखते हैं वही रिद्धि सिद्धि आपको मिले, वही एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट हो सको जो एनर्जीज़ उनमें हैं, है ना। इसीलिए तो आप जाते हो, इसलिए थोड़ी आप जाते हो कि आप बस गए और आपने बोल दिया कि मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा ये हो जाए। ये तो सब आजकल के टर्म्स हैं, ये तो मिलना ही है। ये अगर आप नहीं भी मानोगे, ट्रस्ट में ये आपको मिलना है। सोल comes with this kind of a plan only कि मैं इसी सेट ऑफ तरीके से चलूँगा, जैसे कि अकेलापन फील करना या भीड़ में भी कहते हैं ना जो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा है। सो दैट्स ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ द सोल लॉस। एंगर मीन्स पेन, हेट्रेड भी हो सकती है, रिसेंटमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये सारी ये चीज़ें वो डीप रूटेड पेन को ही बताता है। अब ये पेन आता कहाँ से है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। तो मेरा नाम है निकिता एंड आज हमारे साथ जो एक गेस्ट आई हुई है उनका नाम है सगुन जी, जो कि एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट है। तो आइए सगुन जी से बात करते हैं। Hello Nikita, thank you so much, and I also thank TVT podcast team for giving me this opportunity so that I can speak about my modalities that I do, and so there are many healing modalities, and also I do Vastu, numerology, and I'll be talking about all these modalities and what I do and how I heal and help my people. So thank you so much Nikita once again. सो मैम, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या सच में हमें लोग नज़र लगा सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ ये हमारे दिमाग का एक डर है या कुछ ऐसा है कि मतलब सच में क्या नज़र लगती है या कोई हमें ऐसे ही नज़र लगा सकता है? देखो, जहाँ तक नज़र की बात आती है ना, तो ये सबसे पहले तो नज़र बिल्कुल लग सकती है, लेकिन देखो इसके दो चीज़ें हैं, दो पहलू हैं इसमें। एक तो ये कि जब आपको नज़र लगती है तभी लग सकती है जब आपका ऑरा वीक हो, है ना। कहते हैं ना कि कोई नाव तभी डूब सकती है अगर उसके अंदर छेद होगा और वो पानी उसके अंदर चला जाएगा तभी, नहीं तो इतने बड़े समुंदर में तो नाव भी तैर जाती है ना। तो नज़र बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अगर आपका ऑरा वीक है, अगर आपके जो आपका माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है, वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो डेफिनेटली जो आप सोचते भी हैं या आपको अगर कोई सामने वाला वैसे देख रहा है तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। तो आप उन्हीं और एक लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में। तो इसी तरीके से नज़र दोष जो है, जो लोगों ने आपकी तरफ कुछ देखा, नेगेटिविटी से देखा या नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनकी है अगर आपके प्रति, तो वो आप अपने अंदर अब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। सो सबसे पहले अपना ऑरा वीक होना चाहिए। और अगर बैकग्राउंड आपका ऐसा है, मतलब अगर आपके घर में कुछ वास्तु इम्परफेक्शंस हैं, वास्तु वाइज अगर आपका घर वीक है, तो भी ये नज़र दोष को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका ऑरा प्योर है, स्ट्रॉन्ग है, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग है, आप हमेशा कुछ पूजा पाठ या मंत्रा या ऐसी चीज़ें करते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर आपको नज़र तो क्या कोई भी दोष नहीं लग सकता। सो मैम, हीलिंग मॉडलिटी जो है ये है क्या? देखो, वैसे तो बहुत सारी मोडालिटीज़ है हीलिंग में। बेसिकली एनर्जी हीलिंग हम इसको बोलते हैं, जो हम अपनी एनर्जीज़ के थ्रू या यूनिवर्सल एनर्जीज़ के थ्रू काम करके हम किसी हीलिंग एनर्जीज़ को लेकर आते हैं। बहुत कॉमनली जो हम जानते हैं रेकी, है ना, ये आप किसी भी बच्चे को पूछोगे वो आपको बता देगा। लेकिन रेकी एक अलग तरीके की मोडालिटी है ये भी, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, विच इज़ मैग्नीफाइड हीलिंग। तो है ये भी एनर्जी बेस्ड, लेकिन रेकी से बहुत डिफरेंट है। ये इसका एडवांस आप बोल सकते हैं, एडवांस लेवल, जो कि मैं इसको बोलती हूँ मेरे हिसाब से, बिकॉज ये 9th डायमेंशन से आया है, विच इज़ मैग्नीफाइड हीलिंग। तो जैसे स्पिरिचुअल हीलिंग है, साउंड हीलिंग है, लामा फेरा है, ये सारे अलग अलग नाम है। उसी में सबसे पावरफुल अभी तक जो मैंने देखा है, विच इज़ मैग्नीफाइड हीलिंग, विच आई ऑल्सो प्रैक्टिस। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट मोडालिटी। मैग्नीफाइड हीलिंग सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो प्रेग्नेंट वुमेन पे, जो लोग प्रेगनेंसी प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो 3 कैटेगरीज हैं इसमें। एक तो जो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आफ्टर मैरिज अगर किसी को फैमिली प्लानिंग करनी है, तो मतलब मैं हमेशा ये सलाह ज़रूर दूंगी कि अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल हिस्ट्री, आपके फाइनेंशियल स्टेटस और ये सब प्लानिंग के साथ साथ मैग्नीफाइड हीलिंग भी आपकी लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। तो ये एक प्लानिंग का एक फर्स्ट सेट होना चाहिए। सेकंड, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
फीमेल्स जो लोग आईवीएफ ट्राई कर रहे हैं, फेलियर्स ऑफ आईवीएफ हो चुका है, या फिर जो मिसकैरेजेस बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उन सभी के लिए मैग्नीफाइड हीलिंग अगेन इट प्रूव्स रामबाण इलाज जिसको हम बोलते हैं। और तीसरा वो ये नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी ये हर तरीके से काम करता है, बिकॉज ये इट कम्स एज अ पैकेज, बिकॉज ये आपके चक्रा को हील करता है, ये आपके कर्मा को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए प्रिपेयर करता है आपको, ये आपको कम्प्लीटली इवॉल्व करता है, ये एक ह्यूमन एनलाइटनमेंट की तरफ आपको लेकर जाता है। सो इट्स लाइक जैसे हम डेली प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, या हमारी जो डेली की जो चीज़ें होती है जो हम करते हैं, इट्स लाइक नॉर्मल नहाना धोना खाना, विच इज़ द डेली नेसेसिटी, राइट। तो मैग्नीफाई हीलिंग अगर आप इसको भी एक डेली नेसेसिटी एंड अपने काम के रूटीन के काम के हिसाब से आप लेंगे, तो दिस कैन वर्क्स वंडर, राइट। जैसे जो मिसकैरेजेस होते हैं, या जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है कि आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, राइट। तो रूट चक्रा के जो ब्लॉकेजेस हैं वो फीमेल में, मेल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बट फीमेल्स में बिकॉज ये दिस इज़ रिलेटेड टू वोम, है ना, तो वोम और रूट चक्रा बहुत पास पास है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे वोम चक्रा और रूट चक्रा से सारी ब्लॉकेजेस जो हैं, इसकी वजह से हमारी रिप्रोडक्टरी सिस्टम को जो है ये ब्लॉक कर देता है। ये हमारे इमोशन से भी आता है, ये हमारे पास्ट कर्मा से भी आ सकता है, ये कहीं से भी आए, है ना, हेरिडिटरी भी हो सकता है, कहीं से भी आए, लेकिन इसका जो इलाज है, जो इसको हम क्योर कर सकते हैं, वो हम मैग्नीफाइड हीलिंग से कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पूरे सिस्टम पे काम करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ये हमारे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारे कर्मास को बैलेंस करता है। सो दिस इज लाइक दिस। मैम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे पास इनकम भी आ रही है, हमारी फैमिली भी ठीक ठाक है, और फिर भी हमें बहुत अकेलापन सा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, क्या आपको सच्ची में लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है? देखो, ये हमारा नज़रिया है। सबसे बड़ी बात, जो एक इग्नोरेंट पर्सन है ना, जिसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए लाइफ का मतलब सिर्फ खाना पीना सोना जागना है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ में या किसी की लाइफ में या उसके आसपास क्या हो रहा है, उसको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट मच अवेयर, है ना। तो सोल जब अवेयर ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, किसको अच्छा बोल सकते हैं किसको बुरा। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंड चीज़, जो आपका क्वेश्चन जो टू दी पॉइंट अगर मुझे बोलना है कि जो अच्छा दिख रहा है, विच इज़ नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखो जो अच्छा दिख रहा है वो यही है ना कि हमारे पास जॉब है, हमारे पास 9 to 6 की अच्छी जॉब चलनी चाहिए, हमारा उसी में प्रमोशन होनी चाहिए, हम खा पी अच्छे रहे हैं, हम साल भर साल उसके बाद हमारी प्रमोशन हो रही है, 2-3 साल के बाद हम घर लेने लायक हो गए, एंड उसके 2-3 साल में हो सकता है हमारी लव लाइफ अगर होगी तो हम शादी करने लायक हो गए, शादी होगी तो हमारी 1 साल में बच्चे हो गए। सो दिस इज द पैटर्न दैट वी नो और वी कॉल एज नॉर्मल लाइफ, राइट। बट द ट्रूथ इज नॉर्मल कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल आपको हर रोज करना पड़ता है। इमेजिन योर सेल्फ कि आप आज सो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कल आप जब ऑफिस जाएंगे और आपका जो भी प्रोजेक्ट है और इसमें आपको 500 सपोज $1 मिलियन आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए शायद ये नॉर्मल होगा या नॉर्मल से अबव होगा, है ना। आप ये सोचकर सो रहे हैं, लेकिन क्या पता कल सुबह हुई ना, या फिर क्या पता कल सुबह आपकी वो जॉब ही चली जाए, तो फिर आप एकदम से नीचे गिर जाएंगे, राइट। पर आप सोचो, अगर सब कुछ ठीक है लेकिन वो 500 मिलियन प्रोजेक्ट के लिए आपको काम करना है, सो आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। सो एवरीथिंग रिक्वायर्स मेहनत, रिक्वायर्स हार्ड वर्किंग, बिकॉज आपकी अवेयरनेस अभी वहां तक है, दैट इज द गोल यू वांट टू अचीव, राइट। तो जब आप ये सोचते हैं कि ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरा गोल है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो आप सोचो आपको उसके लिए, उस चीज़ को बैलेंस रखने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि हमारा जो अकेलापन है हमारे थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मैच करता है। अगर हमारे थॉट प्रोसेस में हम अपने आप को घेरे रखते हैं अपनी खुशियों से, और खुशियों की डेफिनेशन हमें पता है कि हमारा काम एक सेट ऑफ काम है जो हमें खुशी दे सकता है, एक रिलेशनशिप है जो हमें खुशी दे सकता है, हमारे पेरेंट्स हैं ये सब ठीक रहने चाहिए, मेरा घर है जो होना चाहिए, या मैं घर मतलब आज एक घर लिया, 1 साल बाद फिर मैं एक घर लेने लायक हूँ, वो मेरी सेट ऑफ हैप्पीनेस मैंने अपने माइंड में सेट कर रखा है। तो फिर
मेरा काम सही है ना। तो अगर ये इसको हम बैलेंस करके चल रहे हैं तब तो आपके माइंड में या आपके अंदर कोई खालीपन नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी है, सो दैट मीन्स दो चीजें हैं इसके पीछे। एक, आपका जो सोल है वो अवेयरनेस की तरफ जा रहा है, आपका जो सोल है उसके इवॉल्व होने का टाइम आ गया है, आपका कहीं ना कहीं जो सोल का मिशन है उसको पूरा करने का जो टाइम है वो आ गया है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं, बिकॉज सोल, जब हम इस धरती पर आते हैं, सो वी कम विद द प्लान, वी कम विद द सोल प्लान, ठीक है, एवरीथिंग इज प्री रिटन। लेकिन उसको किस टाइम पे किस तरीके से हमें करना है वो हमारे फ्री विल से डिसाइड होता है, राइट। कि आप ये करियर चॉइस लेंगे तो आप यहाँ जाएंगे। सपोज अगर आपने करियर चॉइसेस कुछ और ले लिए, डिसीजन कुछ और ले लिए, तो आपको यहाँ जाने की जगह आप यहाँ चले जाएंगे, राइट। ये नॉर्मल आम लाइफ में होता है ना, हमें जाना कहीं है लेकिन हमें हो सकता है हमें वो जगह स्किप कर गई और हम आगे निकल गए, तो हमारा गोल तो वहीं रह गया, राइट। सो दिस वे इट वर्क्स। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये चीज है, सोल कम्स विद दिस काइंड ऑफ अ प्लान ओनली, कि मैं इसी सेट ऑफ तरीके से चलूंगा, जैसे कि अकेलापन फील करना, या भीड़ में भी कहते हैं ना जो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा है। सो दैट्स ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ द सोल लॉस। सो कहीं ना कहीं बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से जब सोल गुजरता है, सपोज आज आप हैं, अगर भगवान ना करे अगर कोई ऐसे मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाती है जिसकी वजह से आपकी डेथ होती है, तो आपका सोल उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब वो नेक्स्ट लाइफ में अब जा रहा है वो कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, तो उसकी भी एक हीलिंग जर्नी आपके जो सोल ग्रुप्स होंगे आप उनके साथ डिस्कस करेंगे बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट बर्थ, राइट। तो वो जो कंफ्यूज स्टेट है उस टाइम पे भी मतलब जो वो कंफ्यूजन है वो आप अपने सोल के साथ कैरी करते हैं। तो जब आपको नेक्स्ट लाइफ मिलती है तो आप वो जो अपना सोल प्लान है, जो कंफ्यूजन है, जो ट्रॉमा है, वो आप कैरी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं खोए खोए रहते हैं, अकेलापन रहता है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग यू। आप तो कुछ और करना चाह रहे थे ना, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, बट कुछ तो है जो आप कैरी कर रहे हैं। तो जब तक आप उस पे वर्क नहीं करेंगे, वो चीज़ निकालेंगे नहीं, रिलीज नहीं करेंगे, या उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, आपको चैन नहीं मिलेगा, राइट। इट्स लाइक, सी यू गोइंग टू समवेयर, राइट, मे बी कोई शादी या ऑफिस या किसी से भी मिलने जा रहे हैं, अगर आप रास्ता भटक गए, कैन यू गो देयर, कैन यू लिव हैप्पी कि चल रास्ता भटक गया, जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ एक नया पार्टनर बना दूँ? इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव कम हियर फॉर। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंस व्हेन यू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। आत्मा की कोई भाषा होती है, और अगर कोई भाषा होती है तो हमें वो कैसे सुनाई देती है? देखो, जहाँ तक सोल लैंग्वेज की बात है तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपने सुना हो इस बारे में, विच इज़ ट्विन फ्लेम एनर्जी, राइट। सो ट्विन फ्लेम एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं, इट्स लिटरली लाइक ट्विन, आपको समझ में आ रहा होगा कि दो है ना, इट्स लाइक वन हाफ ऑफ द सोल। सो ट्विन फ्लेम एनर्जीज वही होते हैं जो इट्स लाइक आपका एक सोल का हिस्सा है, ठीक है, और इट्स लाइक जैसे ट्विन सिस्टर हैं, है ना, जो सेपरेटेड हैं बाय गॉड ग्रेस, तो वो तो चलो हमें दिखते हैं, बट जो सेपरेटेड नहीं है, तो आप सोचो कि आप उनको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। कई बारी फिजिकली जब हम कोशिश करते भी हैं तो बहुत ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और जो होते भी हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो उस मतलब अगर वो अलग हो जाए, फिजिकली सेपरेट हो जाए, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं साथ ही रहना है, उनका जो काम है, मिशन है, वो साथ रह के ही पूरा हो सकता है। थिंक ऑफ द पार्टनर, जैसे आपने अगर अपने पार्टनर या किसी के साथ भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और अगर आपको वो बीच में छोड़ के चला जाए तो आप उनका रोल नहीं निभा सकते, राइट। जो आपका काम है, जो आपका रोल है, आप ही निभाओगे। दूसरा, जब तक कोई पार्टनर नहीं आएगा, जरूरी नहीं जो आए वो उस पार्टनर, मतलब जो आपका प्रीवियस वाला था, वो उसके हिसाब का रोल कर पाए। सो कहीं ना कहीं वो मिसमैच आपके मन में हमेशा रहेगा। इट्स जस्ट दैट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मे बी आप फॉर द टाइमिंग उस पर्टिकुलर पर्सन को आप जगह दे दोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उसको जगह दे पाओगे, उसको दिल में वो वेलकमिंग नोट से आप उसको बुला पाओगे, राइट। सो सेम वे जब आप सोल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सिर्फ देख के जब वो मिलते हैं, है ना, तो जैसे आप और मैं भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, या मैं और कोई और भी हो सकता है, या आप और आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड या किसी में भी वो ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है। जब आप उनसे मिलेंगे ना, तो आपको लिटरली लगेगा कि कुछ था
जो आपके अंदर अधूरा था, नहीं था, और आज जब इनको आपने देखा तो वो पूरा हो गया। वहाँ पे कोई नॉर्मल जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उस लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। कई बारी सिर्फ एक एक्सप्रेशन काफ़ी होता है, कई बारी एक फीलिंग वो काफ़ी होती है, कई बारी कहते हैं ना एक नज़र वो काफ़ी होती है। सो ये सोल की कोई पर्टिकुलर, मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या कोई रीजनल लैंग्वेजेस आप नहीं बोल सकते हो, पर इट इज़ दैट एनर्जी लैंग्वेज, दैट फीलिंग, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ सोल। तो जब आप उनको देखेंगे, जब आप उनसे मिलेंगे, आपको पता होगा कि यही है जो आपका अदर हाफ है, यू नो। सो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं, ये सोलमेट में भी हो सकता है। वो सोलमेट कार्मिक भी हो सकते हैं, वो सोलमेट कई बारी लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। सो बहुत तरीके के सोलमेट्स होते हैं। सो ये जब हम नेक्स्ट कभी अगर इस टॉपिक पे पॉडकास्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगी, बट फॉर दिस इज़ द वर्ड। तो हम लोग मैम ज़्यादातर देखते हैं कि लोगों के अंदर ना चिड़चिड़ाहटपन रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है और वो लोग ना बहुत गुस्सा करते हैं। तो मतलब उनके अंदर क्या है ऐसा कि वो लोग इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं? क्या चीज़ उनके जो है बाहर नहीं आ पा रही, उनकी एंजाइटी बाहर नहीं आ पा रही है, क्या चीज़ है ये? जब हम गुस्से की बात करते हैं, एंगर इश्यूज जो हैं वो बेसिकली एक डीप रूटेड पेन है। बहुत सिंपल अगर मैं इसको सिग्निफाई करूँ यहाँ पे, एंगर मीन्स पेन। हेट्रेड भी हो सकती है, रिसेंटमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये सारी ये चीज़ें वो डीप रूटेड पेन को ही बताता है। अब ये पेन आता कहाँ से है? देखो, अब ये जो एंगर है, कई बार आप देखोगे वो जो इंसान है जो गुस्सा कर रहा है वो खुद से भी गुस्सा हो सकता है, खुद से भी नाराज़ हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ वो अपनी ही नाकामी या अपने ही अंदर की जो कमियां हैं जिसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, वो कमियां उसको दूसरे में नज़र आती है और वो चीज़ वो दूसरों पे थोपता है। देखो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे हम ये बोलेंगे कि सामने वाला बुरा है, क्योंकि सामने वाला जैसा भी है ना हम बोल सकते हैं ना हम वो बोलने लायक है, बिकॉज हमें अपना ही नहीं पहले पता, राइट? सामने वाला जैसा भी है वो उसकी सर्कमस्टांसेस की वजह से है, राइट? तो जब हम सामने वाले के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वो एक्चुअली और कुछ नहीं, वो हमारा ही मिरर है, यू नो, हमारी ही कमियां हम उसमें जब देखते हैं, और क्योंकि वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट आवर लैकनेस और वीकनेसेस, और जिसका हमें पता ही नहीं है, बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ दैट, राइट? तो जिस वजह से हमें लगता है कि सामने वाला बुरा है, तो हम वो अपनी जो वीकनेस है हम वो दूसरों में ढूंढते हैं और दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। बुद्धा इसमें एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि गुस्सा एक तरह से एक जलता हुआ कोयला है जो वो अपने हाथ में उसके होता है और वो जल्दी से दूसरों के ऊपर फेंकना चाह रहा है, बिकॉज वो खुद नहीं होल्ड कर सकता, वो इतना ज़्यादा पेन में है। तो ये सप्रेस्ड इमोशंस, ये एंगर, ये एंजाइटी, ये जब तक निकलेगा नहीं, इसके कारण नहीं निकलेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि वो इंसान किस दर्द में गुजर रहा है। जैसे जो लोग ज़्यादा अल्कोहलिज्म में हैं, है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड होते हैं या किसी बुरे संगत का शिकार हो जाते हैं, या जो बच्चे आप देखेंगे आमतौर पे बहुत ज़्यादा जो टीन एज में स्पेशली जो जा रहे हैं 9th या 10th ऑनवर्ड, जब आजकल हम देख रहे हैं, तो बच्चे ज़िद में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन, लेट जाना, ज़िद करना, ये सब वो अपने सोल प्लान में कैरी कर रहे हैं, यू नो, सो दैट कोई इवॉल्व पेरेंट आए और उनको देखे और कहीं ना कहीं समझ जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक इवॉल्व पेरेंट ही समझ सकता है कि जो ये बच्चा गुस्सा कर रहा है ये उसका नहीं है, ये कुछ ना कुछ अपनी ही कमियां हैं, मतलब पेरेंट्स की कमियां हैं जो बच्चा मिरर करके आपको दिखा रहा है। सो इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चा तब करो जब आप इवॉल्व हो चुके हो। अगर तब नहीं कर पाए तो बच्चे को देख के आप पहले खुद को सिखाओ, खुद को पाल लो और फिर बच्चे को समझाओ। बच्चे को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो चीज़ आप देख रहे हैं कि आपको लगता है आपको ठीक करना है, उसकी कमियों को आप अपनी कमियां समझकर पहले अपने आप को ठीक करें, क्योंकि बच्चा तभी गुस्से से बात करेगा जब उसने कभी आपको सुना होगा गुस्से में। सो सेम जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, बिकॉज थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड ही इज बीन अनहर्ड, तो उसके अंदर वो रिसेंटमेंट और बैठ जाती है। तो जो वो कार्मिक प्लान लेकर आ रहा है, जो वो कार्मिक जो सोल प्लान जो अपने ऊपर लेकर आ रहा है,
और जो उसके सामने घटित हो रहा है और जो चीज़ें वो देखकर बढ़ रहा है ना, तो वो चीज़ें ही वो थ्रो कर रहा है, वही चीज़ें दे रहा है, और तो वो कहीं से नहीं कर सकता। तो वही चीज़ें हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका बच्चा भी इसी तरीके से ग्रो करेगा और फिर बड़े होकर भी वो वही एंगर करने वाला है। सो एंगर इज बेसिकली नथिंग बट द डीप रूटेड पेन। सो मैम, आप जैसे कि हीलिंग इनोवेटिव है, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हीलिंग जर्नी में, एंड इस हीलिंग वर्ड में आप कैसे आई हैं, क्या क्या हुआ है आपके साथ और क्या सच है इन सब के पीछे, आप ये सब बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं हीलिंग लाइन में आई कैसे। सो बेसिकली बचपन से ही ना हमारे घर में स्पिरिचुअल वाला माहौल हमेशा से था। सो आई कम फ्रॉम अ सिख बैकग्राउंड, एंड सो वी हैव बाबा जी का प्रकाश एट होम एंड एवरीथिंग। सो शुरू से ही हमारे घर में एक रिलीजियस स्पिरिचुअल माहौल रहा है, जिसमें मेडिटेशन, शब्द सुनना, पाठ करना, ये सब चीज़ें हमेशा से रही है। तो एक आप बोलोगे कि इसके प्रति जो रुझाव है वो हमेशा से था। सो गॉड, हम लोग मतलब स्पेशली फॉर मी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गॉड बाहर है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं मंदिर जाऊँ और कनेक्ट करूँ, या लोग ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम हुई है तो मंदिर जाओ तभी आपको भगवान मिलेंगे, या गुरुद्वारे जाओ भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ये शुरू से मेरा फिलॉसफी मेरी नहीं रही है। मैं बहुत छोटी थी तब भी मुझे याद है कि मुझे हर किसी में लगता है कि अगर ये चीज़ चल रही है तो कैसे चल रही है, कौन सी वो एनर्जी है जो इसको चला रही है, कुछ तो उसके पीछे होगा। तो ये एक एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी सोच, एक जिसको खुराफाती बोल सकते हो उस टाइम पे, बट ये बहुत डिफरेंट सोच हमेशा से थी। फिर जब मैं लोगों को देखती थी कि लोग मंदिर जा रहे हैं, स्पेशली दिवाली में तो बड़ा ही वो होता है कि आज लक्ष्मी गणेश जी खरीदो और ये करो और वो करो, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया। तो मुझे लगा कि यार मुझे ऐसा क्यों है, कि मेरे अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है देन अदर्स, कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही है। फिर जैसे मैं लोगों को देखती थी कि लोग रंगोली बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अब मुझे डेफिनेटली, अब हमारे घर में इतना ज़्यादा उसका वो नहीं होता था, बिकॉज सिख फैमिली में इस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया है, क्योंकि अब देखो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि लोग सिर्फ आज ही के दिन क्यों कर रहे हैं। अगर कोई इतनी प्योर बड़ी एनर्जी है जो हमें चला रही है, जो हमें ये सब चीज़ दे रही है, तो सिर्फ आज ही के दिन क्यों, ये रोज़ क्यों नहीं। इट्स लाइक अगर हमें खाना चाहिए, अगर हमें अपने आप को चलाना है, अपने शरीर को चलाना है, तो हमें खाना रोज़ चाहिए। अगर हमें साफ सुथरा दिखना है तो हमें नहाना रोज़ है। तो ये ऐसी क्या चीज़ है जो साल में एक ही दिन आएगी, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो होली है, चाहे वो कोई भी सिखों के प्रोग्राम्स है, कुछ भी एक दिन नहीं हो सकता। और हमारे घर में तो देखो, क्योंकि बाबा जी का प्रकाश था, तो रोज़ पाठ होना, सुबह शाम का जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स भी क्या, हमारा तो सिंपल पाठ है ना, तो हम वो करते थे। तो मुझे लगता था कि बाबा जी है या भगवान है, कोई भी है, ये एनर्जी तो हमेशा हमारे अंदर है, तो हम बाहर किसको ढूंढे, कहाँ ढूंढे, और अगर है भी तो वो दिखते क्यों नहीं है। तो मेरे अंदर ये क्वेश्चंस हमेशा होते थे। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस टर्म पे भगवान को नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई है, कोई शक्ति जो हमें चला रही है, तो वो फिर हमारे अंदर है। बिकॉज हम सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर ही हो सकता है, ये बाहर नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग तो ये एक ऐसी सोच है, आई थिंक, जिसने मुझे इसी सोच के साथ मुझे बड़ा किया, आगे बढ़ाया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि मैं पूरी तरह से इसमें कैसे आई। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने नंबर्स देखे, मेरे को डेट्स या कोई भी चीज़ जहाँ पे भी नंबर दिखे, मुझे बहुत इंट्यूटिव माइंड से मैं जाती थी कि ये नंबर यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं। कि अगर सपोज मेरा बर्थडे इस डेट को है, तो यही डेट क्यों, कोई और डेट क्यों नहीं। जैसे होता है ना, बच्चों की बर्थडे पार्टीज में गए, मैंने कहा आज ही इसका बर्थडे क्यों है, और आज सैटरडे क्यों है, और जब ये हुआ था तो तब फ्राइडे क्यों था। सो दिस हाउ नंबर का कॉन्सेप्ट एक मेरे माइंड में चलता रहा। तो ऑनगोइंग प्रोसेस था, तो मैं अपने अंदर बहुत कंफ्यूज रहती थी। मुझे सोशल लाइफ में अगर आप बोलोगे, तो जब मुझे मिलना होता था, कोई मुझे बुलाता, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। मुझसे नहीं होता था कि पार्टी कर रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, केक काट रहे हैं, सिर्फ एक दिन की खुशी। मैंने कहा ऐसा क्यों,
every day you are living, तो every day is your birthday. Definitely you can't celebrate, that's for sure, but you can cherish, you can be in gratitude, you can show your love towards that energy, है ना. वो साल में एक दिन, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया. सो आई ट्रूली, मैंने इस चीज़ को डिनाई करना शुरू कर दिया. तो फिर मैं किसी पार्टीज़ में नहीं जाती थी. मुझे सोशलाइजिंग बिल्कुल पसंद नहीं है. सोशल लाइफ में इस तरह से मैं बहुत ओपनली नहीं मिल पाती थी. फिर मैं अकेली रहने लगी, यू नो. तो मैं और मेरे बुक्स, आई यूज टू लव रीडिंग, मतलब अभी भी है, बट आई कैन से कि मेरा फर्स्ट लव अगर कोई रहा है तो वो बुक्स है. अपने बुक्स से ज़्यादा मैं ऊटपटांग बुक्स पढ़ती थी, यू नो, मल्टी वर्सेस के बुक पढ़ती थी, जो उस टाइम पे अवेलेबल होते थे. फिर ये करते करते मैं इन्हीं सोच के साथ जब बड़ी हुई, तो मैंने फिर न्यूमरोलॉजी मैंने सुनी फर्स्ट टाइम. मुझे ये टर्म बहुत डिफरेंट लगा और मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी. तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, आई रियलाइज दैट एवरीथिंग दैट वी सी आउटसाइड देयर, इट इज़ द नंबर्स. 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, है ना. 7 डेज इन अ वीक है, 30 डेज, 31 डेज इन अ मंथ है, 365 देन 366 डेज भी है इन अ ईयर. तो ये सब कुछ एक बहुत ही खूबसूरती से चलता है, विच इज़ ज्योमेट्रिक ग्रिड है प्लैनेट का. प्लैनेट की एक मूवमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है, ये सब कुछ एक कैलकुलेशन से चल रहा है. सेट ऑफ नंबर्स हैं जो कि फिक्स हैं. फिर कुछ एक नंबर्स हैं जो वेरिएबल्स हैं. जैसे आप देखो तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत चल रहा है. अब लोग बोलेंगे कि आजकल चल रहा है, ये पहले भी तो लोग रह रहे थे, पर आप डिफरेंस देखो पहले और आज में. आजकल सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड है, पहले नहीं था, तो डिफरेंस है ना. लोगों ने इवॉल्व किया ना. तो जितने नंबर्स उतने प्लैनेट्स आपकी लाइफ में, उतने सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स. आई वुड से डेफिनेटली हमारे 10 नंबर है मोबाइल नंबर में, पर प्लैनेट्स तो 9 है. और ज़रूरी नहीं कि 1 से लेकर 9 तक ही नंबर आपके फ़ोन पे हो, किसी नंबर्स के रिपीटेशन भी हो सकते हैं. सो वो जो रिपीटेशंस है वो प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं, प्लैनेट की कॉम्बिनेशन है. अब नेक्स्ट कभी मैं आपको समझाऊंगी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है और इस पे कैसे काम किया जाता है. बट फॉर नाउ, सो दिस इज़ हाउ आई लर्न अबाउट नंबर्स, न्यूमरोलॉजी. देन आई लर्न नेक्स्ट, जो इसकी मेरी लर्निंग थी वो थी एस्ट्रोलॉजी. कि जब नंबर समझ में आया तो अब ये प्लैनेट्स कौन है, कहाँ से आए. अब हम भगवान बोलते हैं. आप देखो हिंदू माइथोलॉजी में अगर आप जाओ तो सूर्य भी भगवान है, केतु भी भगवान है, सभी भगवान है. और हमें जो सिखाया जाता है नॉर्मली, हम ये बोलते हैं कि देयर इज़ वन एनर्जी, वन गॉड, इन्हीं से सब कुछ स्प्रेड हुआ है. आपके अंदर भी वही गॉड है, मेरे अंदर भी वही गॉड है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू सी, यू नीड दैट आइज. आपको उस आइज को डेवलप करना है अपने अंदर, है ना. वो जो रिद्धि सिद्धियाँ जो उन्होंने प्राप्त की, जब आप मंदिर जाते हैं तो जब आप उनको देखते हैं, वही रिद्धि सिद्धि आपको मिले, वही एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो सको जो एनर्जीज उनमें हैं, है ना. इसीलिए तो आप जाते हो. इसलिए थोड़ी आप जाते हो कि आप बस गए और आपने बोल दिया कि मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा ये हो जाए. ये तो सब आजकल के टर्म्स हैं, ये तो मिलना ही है. ये अगर आप नहीं भी मानोगे, ट्रस्ट में ये आपको मिलना है. आज नहीं तो कल, ज़्यादा या कम, जितना लिखा है, जैसे लिखा है, मिलना है. वो हमारी सोच के ऊपर है कि भाई इसके, मेरे पड़ोस वाले के बेटी के बच्चे हो गए, मेरी बेटी के अभी तक हुए नहीं. तो हम उस थॉट में चले जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट प्रेइंग कि चलो हम 9 शनिवार ये करेंगे या 9 मंगलवार लड्डू चढ़ाएंगे, सो देन मेरा बच्चा ये हो जाए, शादी हो जाए, एंड व्हाट नॉट. सो दिस इज द सोशल प्रेशर, यू कैन से, है ना. वो कहते हैं ना, बच्चा पीयर प्रेशर से सीखता है या पीयर ग्रुप में सीखता है. सो ये हमारी सोसाइटी ऐसी है. लेकिन अगर आप अपने अंदर झांकोगे और आप देखोगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है आफ्टर मैरिज, इनफैक्ट मैं भी अगर हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि नहीं यार, पहले अच्छी थी. लेकिन फिर अगर मैं अपने माइंड में कैलकुलेट करती फिर सोचती हूँ नहीं यार, पहले तो कितनी स्ट्रगल थी, अब ठीक है. फिर लगता है नहीं नहीं, थोड़ा सा और हो जाए. सो सी द कैलकुलेशन. सो it's basically everything is in your mind, is in your heart. What you need to decide and only you can decide, है ना. तो जब आप भगवान के पास जाते हैं, आपको कनेक्शन अगर अपने आप से नहीं हो रहा तो दैट मीन्स यू आर नॉट एट द राइट प्लेस या फिर नॉट एट द राइट टाइम. अब जहाँ तक मैं इसकी बात करूँगी कि जैसे मैं मंदिर, मैंने आपको बोला कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे भगवान है. देखो, मैं कभी भीड़ में जाऊँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे साथ वो कनेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा, मैं उन्हीं के प्रेशर में आ गई, मैंने भी धक्का मारा, उन्होंने भी मारा, कि बस वहाँ चले जाए आप. ये इस चीज़ में हम भूल जाते हैं कि जो भीड़ है, जो लोग दिख रहे हैं, उन सभी में यही भगवान का जो अंश है ना,
वो वर्त रहा है, वो जो एनर्जी है, राइट। तो जब हम उनको धक्का मार के आगे जा रहे हैं तो हम उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, हम उसी के क्रिएशन की डिसरिस्पेक्ट करके हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। अगर हमें बढ़ना है, हमें सबको लेके बढ़ना है। सिखिज़्म में बहुत प्यारी चीज़ सिखाई जाती है कि किर्त करो वन छको, खुद भी खाओ औरों को भी दो, है ना। तो जब तक आप बांटोगे नहीं वो बढ़ेगा नहीं। कहते हैं ना, दुख बांटो कम हो जाता है, सुख बांटो बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जब आप सबको लेके चलते हैं तो आप भी तर जाते हैं। जब आप सबको धक्का मार के चलने की कोशिश करते हैं आप भी डूबते हैं, और आपकी नाव के साथ साथ सबको भी डुबा देते हैं, बिकॉज वो आपको भी 2-4 गाली देगा, आप तो पता नहीं क्या ही करेंगे। सो दिस हाउ द होल थ्योरी कम्स। तो मैं इन सारे थॉट प्रोसेस से बड़ी हुई। तो यहाँ से जब मैंने फिर न्यूमरोलॉजी सीखी, गॉड के कनेक्शन को समझा, एंड आई रियलाइज्ड कि देयर इज़ नो गॉड आउटसाइड बट इनसाइड। और ऐसा नहीं कि मूर्तियों में या किसी एक चीज़ में जहाँ पे आपने भगवान को रख दिया है वहाँ भगवान है, नहीं, भगवान हर जगह है। देखो, इसका तो जो प्रमाण है ये प्रहलाद की स्टोरी में भी हमें मिलता है कि किस तरह से उन्होंने, मतलब प्रहलाद ने, जो ध्रुव प्रहलाद थे, उन्होंने भगवान जी को कहाँ से निकाला, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है कि भगवान जी हर जगह है, किसी एक जगह में वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी एक जगह में होंगे तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, है ना। आप सोचो, आज हमारी ज़रूरत के लिए सब कुछ है, एक छोटे से छोटा जाति का इंसान और एक ऊंचे से ऊंचे काम करने वाला इंसान, और हमें सबकी ज़रूरत इक्वली है ना। कैन यू इमेजिन योर सेल्फ एंड गोइंग थ्रोइंग द गार्बेज ऑफ योर होम? यू कांट। You have a person, dedicated person who is doing this for you. Why? Because कहीं ना कहीं उसको भी तो उसी भगवान ने भेजा है और उसको ये काम असाइन किया है according to his karma level definitely. But ये भी तो काम उतना ही respectful होना चाहिए ना जितना आप और मेरा काम, right or wrong? So यहाँ से मेरी philosophy शुरू हुई हीलिंग की तरफ, और फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो फिर जब मैंने समझा कि रेकी क्या है, साउंड हीलिंग क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ क्या है, क्वांटम हीलिंग क्या है, तो इन सब के बारे में मैंने स्टडी की, सीखा। बट फाइनली जब मैंने मैग्नीफाइड हीलिंग सीखा तो फिर आई थिंक माई सर्च एंड्स हियर, यू नो। जो भी हीलिंग के बारे में जो मेरी सर्च थी वो एंड होती है यहाँ पे, क्योंकि इसने मुझे सब कुछ दिया। इसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी को हील कर सकते हैं, कैसे हम अपने कर्मास को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम अपने पास्ट के कर्मास को रिलीज करके प्रेजेंट कर्मा को बैलेंस करके फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं एज पर आवर डिज़ायर। तो इसने मुझे मैनिफेस्टेशन भी सिखाया। इस हीलिंग ने मुझे इतनी पावर दी कि मैं आज किसी को खड़े होके गाइड कर सकूं कि अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप ये चीज़ करिए। ना सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी को बैलेंस कीजिए, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं फिजिकली जो दिख रहे हैं, जो आपके मेंटली चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे बट हैं, है ना, तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। जो आपके कर्मास हैं, जो प्रारब्ध हैं, जो आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ, आप उसको ठीक कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। सो किस तरह से आप अपने कर्मास को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से आप किसी और की लाइफ को भी हील करने में हेल्प कर सकते हैं, इवॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मैग्नीफाइड हीलिंग सीखा। फिर उसके बाद वास्तु जब मुझे ये समझ में आया, सो वास्तु में मैं इस तरह से आई कि जब मेरी शादी हुई, सो इट्स बीन 12 years नाउ दैट आई एम मैरिड, और सून आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड, इनको कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड दैट वाज वेरी रिसेंट, जस्ट 3 months आफ्टर माई मैरिज। और इनको बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दी गई थी, स्पाइनल इशू जब हुआ था तो मेडिकल टर्म्स में ऑपरेशन बोला गया, बट बहुत सारी और भी चीज़ें थी। सो टू कट इट शॉर्ट, तो जब मैंने इसकी स्टडी शुरू की और मुझे समझ में आया कि वास्तु एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपके यू नो कर्मा में या आपके सोल जो जिसको हम बोलते हैं सोल पैटर्न जो आपका है कार्मिक, अगर उसमें कोई एक्सीडेंट लिखा है, कोई ऑपरेशन लिखा है, कोई हेल्थ इश्यूज लिखे हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज लिखे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में है, करियर ब्लॉकेजेस है, ये सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं वास्तु से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वहीं से मैंने वास्तु सीखा, वहीं से मैं वास्तु में आई, और सबसे पहला मैं बोलूँगी वास्तु का अगर कोई क्लाइंट था तो मैं खुद थी अपनी, और मैंने अपने घर को 360 डिग्री लिटरली चेंज किया। जो मैंने स्टडी की और वही मेरे घर में वो प्रॉब्लम्स थी, और मैंने जब उसको चेंज किया तो मेरी लाइफ भी 360 डिग्री चेंज हो गई।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिजिकल टर्म में होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, बट वो होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि आप जिससे आपने लव मैरिज किया, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे लोग मल्टीपल मैरिजेस में जा रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं। कोई रीज़न नहीं है, आपकी लव मैरिज हुई है और आप देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दोनों ही हस्बैंड वाइफ, क्या रीज़न आप दोगे? तो कहीं ना कहीं ये सोल कर्मा भी है, लेकिन ये पैटर्न कहाँ से आया आपको तो नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपका घर बोलता है, ये चीज़ आपके घर का वास्तु बोलता है। अगर आप इसको परफेक्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप केटर कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग मी ऑन TVT पॉडकास्ट, एंड आई होप आपको मेरा ये जो हीलिंग जर्नी है, ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और मेरे हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या मेरे से कोई भी सलाह या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सो स्क्रीन में दिए गए नंबर्स और डिटेल्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं।